बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब हमारी एंडोक्राइनोलॉजी की थर्ड वीडियो है। अच्छा, इससे पहले तो मैंने सारा बताया था ना, वो तो मैंने कहा था इन नोट से करना है। इसके बाद लेकिन ये वाला चैप्टर जो इससे और इससे अगले वाला, ये आपने गाइडेंस से ही करने हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर से आपको ये पहले ना ये इस चीज़ों को रीड करते जाना। जो मैंने बातें हाईलाइट की हैं सिर्फ यही बातें मोड़नी है। मैंने खैर इधर भी लिख ली थी, ये आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से सेल्स होते हैं, वो क्या क्या बनाते हैं। इतनी सी बात है। उसके बाद मेजर एक्शन ऑफ इंसुलिन, आपको लीवर में इसके एक्शन पता हूँ, कौन सी चीज़ों को बढ़ाता है, कौन सी चीज़ों को कम करता है, एडिपोज टिश्यू में, मसल्स में, इस तरह करके याद कर लेंगे। बहुत है, बायो में भी बहुत पूछते हैं और एमसीक्यूज़ वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है। एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन भी आपको इसी तरह आने चाहिए कि किस मेटाबॉलिज्म पे किस तरह का इफेक्ट होता है। और उसके बाद इंसुलिन सिंथेसिस हमारा उसका सवाल था, किसका सवाल था, स्टैंड अप का सवाल था। हाँ, ये इंसुलिन सिंथेसिस इस तरह करके होती है। पहले मैंने स्टार्ट में प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस का भी बताया था। वो वही वाला प्रोसेस पूरा का पूरा होता है, बस इधर थोड़ा सा नाम बदलते हैं, प्रो इंसुलिन कर देते हैं। तो इसको भी यहाँ से देख लेना, किताब में भी ये दिया हुआ है, मैं बता दूंगा कहाँ से दिया हुआ है। फिर ये एनर्जी अबंडेंस इज डायरेक्टली ना प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन, ये वाले पूरे पैराग्राफ में बस इतनी सी बात लिखी हुई है, इसको देख लेना काफ़ी हो जाएगा। ये डायग्राम करनी है, ये वही इंसुलिन सिंथेसिस सारा जो था ना, वही यहाँ पे सी पेप्टाइड के बारे में बात है, उसकी इंपॉर्टेंस का बताया हुआ है, उसको आपको रीड करना है। यहाँ पे ये सारा ना जो लिखा हुआ है, ये वाली डायग्राम है, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। उसके बाद वही इंसुलिन के ना यहाँ पे इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, एक इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी मैंने उनको इस तरह शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। रैपिड ये वाले इफेक्ट्स होते हैं, इंटरमीडिएट ये इफेक्ट्स होते हैं, डिलेड इफेक्ट्स ये होते हैं। उसके अलावा आपके पास ना इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा करके लिखे हुए हैं, इतने ज़्यादा किस तरह करेंगे। तो बस इसका ना फिर दोस्त में अच्छा करके लिखा हुआ है उन्होंने, कार्ब मेटाबॉलिज्म पे ये इसके ना 6-7 इफेक्ट्स बताए हुए हैं, इनको कर लेना। ठीक है, और बाकी यहाँ से रीड करते जाना फॉर एमसीक्यूज पर्पज़, हेडिंग्स को देख लेना और ना बाकी रीड फॉर एमसीक्यू पर्पज़ ओनली, फिर तो उसमें अच्छा लगा। बाकी इंटरवल्स बिटवीन मील्स जो है उसमें क्या होता है ये पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। लीवर बफर किस तरह होता है ये आपको पता हो, ये सारा इसके अंदर यही लिखा हुआ है। ब्रेन का यूज़ ये वाला आपको पता हो, ये ब्रेन वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। उसके अलावा आप फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इसी तरह के इफेक्ट्स होंगे, ये मैंने फिर दोस्त से ही बनाया हुआ है और यहाँ वहाँ पे अच्छा करके लिखा हुआ है, ये इसके 3 इफेक्ट्स ये रहे, तो ना यही वाले मेजर होते हैं। बाकी इसका ये वाले इफेक्ट्स जो हैं ये यहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है, इसको मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में सारे को बना दिया था। वही वाला पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो कि आपके पास ना वो फैटी एसिड सिंथेसिस और उसके अंदर होता है, तो ये वही वाला पूरा का पूरा है। जब आप पढ़ लेते हो ना का ये सारी चीज़ें हैं उसमें, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्ब मेटाबॉलिज्म, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं। इसलिए पहले काव वगैरह पढ़ाते हैं, पता नहीं इस दफ़ा एंडो क्यों पढ़ा रहे हैं। खैर, उसके बाद हमारे पास ये आपको पता हो कि इंसुलिन डेफिशिएंसी से एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरह होता है, ये वाले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास ना डायबिटिक कीटो एसिडोसिस किस तरह होता है, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कीटो एसिडोसिस का। उसके बाद अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट्स, तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट्स हैं, यही याद कर लें, बहुत हैं। उसके बाद आपको पता हो कि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन एक साथ काम करते हैं। सिंपल अगर हम ग्रोथ हार्मोन दें तो इतनी ग्रोथ नहीं होती, सिंपल इंसुलिन दें इतनी ग्रोथ नहीं होती, दोनों दें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। यही बात बताई हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन स्क्रीशन, ये बहुत पूछते होते हैं, सर को भी बहुत पसंद है ये मैकेनिज्म ऑफ स्क्रीशन। और इसकी ना इंसुलिन वाले की ना वो सर की स्लाइड से देख लेना, या बीआरएस के अंदर भी ना इसकी एक डायग्राम बनी हुई है, वो देख लेना, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा ये टेबल लाजमी करना है कि कौन सी ये चीज़ें जो इंसुलिन स्क्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं, कौन सी हैं जो डिक्रीज़ करती हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन एक ड्रग होती है जो कि आपके पास ना वो कराती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो उसको कम करती है, वो किस किस तरह का अफेक्ट करती है वो आपको पता हो। और नेक्स्ट यहाँ पे ना सर वो यहाँ पे हाँ इन्होंने करके ना ये सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स का बताया हुआ, ये सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स का ये काम होता है, इसको ये जाके ब्लॉक कर देते होते हैं, तो ये आपको पता हो। आगे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है बस ये रीड है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। अमाइनो एसिड्स हो गया, कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं ये पता हो बस। हार्मोन्स, ये यहाँ पे सारे हार्मोन्स इन्होंने ना लिखे हुए हैं, उसमें से मेजर इंक्रीटेंट्स कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, ये आपको पता हो। उसके बाद यहाँ पे अदर हार्मोन्स वगैरह ये इतने कोई ख़ास बातें हैं नहीं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रीड बस है, ये भी सारा बस रीड है, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं। डिफरेंट हार्मोन्स के इन्होंने यहाँ पे ना थोड़े थोड़े इफेक्ट लिखे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में आता है, इससे कुछ नहीं। ग्लूकागॉन के मेजर 2 ही काम होते हैं, क्या इसका काम होते हैं 2। एक तो इसने इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराना होता है, किस तरह करा देता है वो आपने जब वहाँ पे पढ़ा हुआ होता है ना कार्ब में, तो आपको आसान ही लगता है, तो ये इसी तरह होता है। बाकी ग्लूकागॉन का दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस काम कराना होता है, वो इस तरह होता है। उसके अलावा
ना आप कौन से रेगुलेटरी कंट्रोल जिस तरह उसका एक टेबल था, आप इसका भी एक बना लो। ये चीज़ें हैं जो कि ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट करती हैं, ये हैं जो कि उसको इनहिबिट करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ना सोमैटोस्टैटिन दिया हुआ है। अब सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, और ठीक है। और सोमैटोमेडिन जो है ना वो आपके पास वो जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर था ना उसको कहते हैं। तो सोमैटोमेडिन और सोमैटोस्टैटिन का डिफरेंस पूछते होते हैं। उसके अलावा आपके पास अब ये आ जाता है समरी ऑफ ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। तो इसको इस तरह करके लिख लेना ये अच्छा रह जाएगा कि ना ये वाला जी, ये कि आपके पास ना होम्योस्टेसिस के अंदर था वो, जिस तरह आपका वो एफएससी के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन वाला एक बना हुआ होता है, 24 आवर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इसी तरह की होती है। ये कर लेना, किताब में बहुत ज़्यादा करके घुमा फिर आगे लिखा हुआ है। आगे खैर ये वाली बातें भी देख लेना एक नज़र एमसीक्यू के लिए ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ आ जाता है। अब ये डायबिटीज़ यहाँ से कर लेना। वैसे इतना कोई यहाँ पे ना खास लिखा नहीं इसकी। मैं अगर वीडियो को रिकमेंड करूँ ना तो एक तो इसकी ऑस्मोसिस की वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बल्कि 22 मिनट की वीडियो है लेकिन बहुत अच्छी है ऑस्मोसिस की वीडियो। मैंने इसलिए वैसे निंजा की भी वीडियो देखी थी डायबिटीज़ की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ना वो हो जाती है, हाई लेवल की हो जाती है। करना चाहो तो कर लो, उसके आगे फिर वो कॉम्प्लिकेशंस को भी इस तरह करके एक्सप्लेन किया हुआ है उसने ये। और इसके अलावा ना मैंने इसकी सारी जो जो आपके पास ना फीचर्स होते हैं ना उन सारों फीचर्स को एक ही पेज पे ये सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद ना किस तरह वो फीचर्स तक जा रहे हैं इन सब की यूँ के ना रीज़न पूछी जाती है कि ये ना डायबिटीज़ के अंदर ना पोलीयूरिया क्यों होता है, ये पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। पोलीडिप्सिया क्यों होता है ये भी पूछ लेते हैं। कीटोएसिडोसिस क्यों होता है। इसके अलावा ना कसमाल ब्रीदिंग क्यों होती है, हाइपरकैलीमिया क्यों हो जाता है, ग्लूकोज यूरिया क्यों होता है, इसके अलावा न्यूरोपैथी क्यों होती है, रेटिनोपैथी क्यों होती है, नेफ्रोपैथी क्यों हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हो जाता है। इसी तरह ये आपके पास ना ये क्या लगा कीटोन ब्रेथ क्यों है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। पोलीफेजिया भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो मैंने इन सब की ये रीज़न दे दी थी, आप लोग भी कर सकते हैं यही। उसके बाद इनके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इन दोनों का डिफरेंस। इसके अलावा ये कॉजेज़ आपसे पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉजेज़, ठीक है। तो ये पूछते होते हैं कॉजेज़ का, तो ये लाजमी कर लेना और इसकी ये थोड़ी बहुत डिटेल भी कर लेना। एंड से ये आपने करना है ये इंसुलिन शॉक वाला कर लेना, और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिक कोमा भी कर लेना है, हाइपोग्लाइसीमिक कोमा और एसिडोन ब्रेथ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक ये इंसुलिन वाला हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये पैराथायराइड वाला। खैर ये बहुत सारा नहीं करना होता, चैप्टर थोड़ा सा ही करना होता है। इसकी एक वीडियो है ये वाली, और ये वाली मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो ना आर्मेंडो वाली देख लेना। इसके लिए आर्मेंडो वाली वीडियो मैंने ये वही देखी हुई है। वो आपका पूरा का पूरा ना ये एक ही पेज के अंदर पूरा का पूरा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ना इतना क्रिस्टल क्लियर कर देता है ना कि आपको दोबारा मसला नहीं होता। तो ये देख लेना। इसके अलावा निंजा की इसकी बस नॉर्मल सी वीडियो है, कोई इतनी खास इसकी पैराथायराइड की है नहीं। इसके अंदर से आपको सबसे ज़्यादा ना हाइपोकैल्सीमिक टेटनी आना चाहिए, ठीक है। वो टेटनी के पूछते हैं, उसके फीचर्स पूछ लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। फिर उसके फीचर्स की रीज़न पूछ लेते हैं कि आपका मसल्स एंड क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसका मैकेनिज़्म बताएं तो वो आपको पता हो। यहाँ से ये कोई खैर इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर यहाँ पे नहीं है। ये वो सारा टेटनी किस तरह होती है वो लिखा हुआ है, ये आपको पता हो। इसके अलावा आपको ना यहाँ पे पता हो कि ना ये ट्राउजी साइन क्या होता है और ना कार्बोपेडल स्पाज्म क्या होता है। तो ये उसकी मैंने फीचर्स कुछ लिखे हुए हैं, ये देख लेना। ये आगे वाला मैंने खुद भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ ये एक डायग्राम करनी है। फिर ये आगे वाला बहुत फजूल बातें हैं, ये नहीं करने की ज़रूरत आपको। ये डायग्राम लेकिन कर लेना। इसके वो जब आप वो देखोगे ना आर्मेंडो वाली वीडियो, उसमें वो ये वाली डायग्राम भी समझा देगा। ये चीज़ें इतनी करने वाली नहीं है, हेडिंग्स कर लेना एक एक दफ़ा रीड बस। ये विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन डी आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज़ में भी आता होता है। वैसे भी इसकी ये वाला आपको फ्लो चार्ट भी आना चाहिए, इसकी फंक्शंस एक्शंस ऑफ विटामिन डी यहीं से करने हैं, ये अच्छे लिखे हुए हैं। उसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसकी भी बस आपको हेडिंग्स अच्छे से आनी चाहिए। हेडिंग्स कर लेना, समझ लेना, और ये देख लेना किस मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करता है। सीएमपी के थ्रू काम करता है। वैसे पीछे वो जो टेबल है ना उसमें ये सीएमपी में भी लिखा हुआ है और फॉस्फोलिपिड वाले में भी लिखा हुआ है, दोनों में तो मेजरली लेकिन सीएमपी से काम करता है। इसके अलावा ये वाला टेबल ये वाली डायग्राम कर लेनी है। कैल्सिटोनिन को भी रीड कर लेना, हेडिंग्स कर लेना। ये समरी ऑफ कंट्रोल जो है ना ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि कैल्शियम का कंट्रोल किस तरह होता है, इसमें आपका बफर एक्शन हो जाता है, हार्मोनल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म और ना
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कैल्शियम की ना, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। और ये भी है आपके पास, ये है सारी की सारी है। उसके अलावा आप इसके अंदर देख लो कौन कौन सी चीज़ों से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। प्राइमरी से हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, रिकेट्स किस तरह होती है, ऑस्टियोमलेशिया किस तरह करता है, ये सारी बातें हो जाती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का पता हो, आगे ये नहीं करनी फिजियोलॉजी ऑफ टीथ। और ये कुछ सिनेरियो थे वो जो सर ने ना डिफरेंट असेसमेंट्स में दिए हुए थे। तो ये हो गई एंडो कंप्लीट।